सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है। सो कुछ लोगों की फर्स्ट क्लास है, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सो माय नेम इज प्रकाश कांडपाल और बेसिकली आपकी जो डेटा एनालिटिक्स की क्लास है वो मुझे ही लेनी है। ठीक है। इसमें जो मॉड्यूल है आपके पॉपुलर लाइक एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई, ठीक है, एंड इसके अलावा टैबलू, ये मॉड्यूल आपके मैं कवर कराऊंगा। ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स की इनिशियल क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग भी सही से ध्यान से पढ़िएगा। बेसिकली स्क्रैप लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? एक्सेल एग्जैक्टली है क्या? सो गाइज हमेशा याद रखिएगा, इफ समवन आस्क यू तो ये ध्यान रखें, इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली यहाँ पे शीट्स होती है और इसीलिए से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब इसको पढ़ क्यों रहे हैं या पढ़ने का क्या रीजन है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने ब्रीफ मुझसे पढ़ा होगा कि डेटा हमारे पास जब भी होता है तो दो ही मोड होते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में वो जो आपका डेटा होता है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो बेसिकली किसी डेटाबेस सर्वर में या क्लाउड में जाके स्टोर हो रहा होता है। ऑफलाइन अगर आपके पास डेटा कभी भी आएगा तो हमेशा याद रखिए वो एक्सेल फॉर्मेट में ही, ये मस्त मतलब समझ लीजिए एक्सेल ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। उसका रीजन क्या होता है? इसका एक्सेल का स्ट्रक्चर, एक्सेल में जो डेटा कलेक्ट होता है बेसिकली वो इस तरह के टेबल्स में कलेक्ट होता है। और टेबल का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में डेटा कलेक्ट होता है, इसको सबसे ज्यादा वेल सिंक्ड, वेल सिंक्रोनाइज्ड डेटा फॉर्मेट माना जाता है। क्योंकि जैसे आप एक्सेल शीट खोलते हो आपको दिख जाता है कि ए कॉलम में क्या रखा है, बी में क्या रखा है, सी में क्या रखा है, हर एक चीज दूसरे से सेपरेट हो रही होती है प्रॉपर्ली। दिस इज द ओनली रीजन कि एक्सेल सबसे ज्यादा जो है यूज होता है। दूसरी बात, ये आज की डेट में जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एक्सेल कहीं पे भी स्किल में किसी जॉब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, आना ही चाहिए, मैंडेटरी जिसे कहते हैं। एक्सेल कोई अब स्किल में नहीं माना जाता। कुछ साल पहले की बात थी कि एक्सेल भी आना पूछते थे आप। आज की डेट में अंडरस्टूड है कि कैंडिडेट अगर चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है चाहे गवर्नमेंट, आपके पास एक्सेल का स्किल होना चाहिए। यानी ये कहीं लिखा है नहीं लिखा है, आपको एक्सेल आना चाहिए। एक बात ये हो गई। तो ये आप ही लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है कि मस्ट है। आप मैनेजमेंट में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप इंजीनियर बन जाए, कुछ भी, आपको एक्सेल आना चाहिए। ठीक है। तो एक तो ये हो गई बात। लेकिन हम जो कोर्स कर रहे हैं वहां पे इसका सिग्निफिकेंस और डबल हो जाता है। हम कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स, और भाई डेटा जब आपके पास आएगा तो वो एक्सेल फॉर्मेट में होगा, और कई बार ऐसे इश्यूज रहते हैं कि हम एक्सेल से ही डील करना पड़ता है हमें। तो ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट बात यह है कि एक्सेल एक मैंडेटरी और मस्ट स्किल है जो कि हमारे में होना चाहिए, और इसी वजह से हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं। यानी कि किसी जॉब प्रोफाइल में अगर नहीं लिखा है ना एक्सेल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे एक्सेल में काम नहीं करवाएंगे। ये अंडरस्टूड है कि एक्सेल कभी भी आपके सामने आ सकता है। ठीक है। तो एक्सेल तो आना ही आना चाहिए, ये सबके लिए मस्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स की। तो गाइस सबसे पहले तो जो ब्रांड नेम है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत अर्लियर स्टेज से कंप्यूटर रिवॉल्यूशन में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे आगे है। विंडोज जो हम लोग यूज करते हैं इन्हीं का है। ठीक है। आधे से ज्यादा टूल जो इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग इन्हीं का यूज करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये टूल है, और इसका नाम जो है, जो सॉफ्टवेयर का नाम है बेसिकली वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। इसे कहते हैं एमएस ऑफिस। ऑफिस टर्म इसलिए जुड़ा है इसके साथ, बेसिकली ये जो टूल प्रोवाइड करता है वो ऑफिस रिलेटेड वर्क में हेल्पफुल होता है आपके लिए। चाहे आप एमएस वर्ड कह लो, चाहे आप एमएस एक्सेल कह लो, चाहे पावर पॉइंट कह लो, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस, और भी बहुत सारे इसके वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो एमएस ऑफिस जो है एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, और उसी का पार्ट होता है, उसी का एक सब्सिट्यूट है। किस चीज की क्लास है आपकी? Yes. आगे इधर ही बैठ। तो एमएस एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हम लोग उसे पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, पॉपुलर प्रोडक्ट है। जो लोग लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे है, वहां पे एक, बेसिकली लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पे ओपन ऑफिस दिया जाता है। तो ये अलग अलग वेरिएंट है। जैसे गूगल शीट्स आपने देखा होगा, वो गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। मोबाइल फोन में आप लोग शायद वो यूज करते हैं, एक टूल WP, क्या नाम आता है उसका, इसी तरह के टूल्स हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, WPS आई थिंक, ठीक है ना। तो इस तरह के टूल्स आप लोग यूज करते हैं अलग अलग डिवाइसेस में, लेकिन विंडोज प्लेटफॉर्म पे सबसे पॉपुलर होता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके वर्जन्स की बात करते हैं। तो गाइस, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था अपने करियर में, तो सबसे पहले जो मैंने वर्जन पढ़ाया था दैट वाज 2003। और मुझे उस समय मेरे टीचर ने ये बताया था कि इससे पहले एक वर्जन होता था जिसका नाम 9.8 आई थिंक था, वो 98 के आसपास चलता था, ठीक है। तो मैं आपको 2003 से बता सकता हूँ, यानी 2003 से तो मैं करंटली हर वर्जन चेक करते हुए आ रहा हूँ, देखते हुए आ रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, हर 3 साल के बाद ये लोग क्या करते हैं कि वर्जन को अपग्रेड कर देते हैं एज पर द नीड, जैसी जरूरत है, जैसे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। 2003 और आज जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज 2021, 2021। इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये बता दूं आपको मैं। इट्स अबाउट फीचर्स। बेसिक काम सब वर्जन्स में सेम ही होते हैं। 2003 में भी कंट्रोल सी कॉपी होता था, और 2021 में भी कंट्रोल सी कॉपी होता है। बेसिक चीजें सेम चलती है, लेकिन जो एडिशनल फीचर्स है गाइस, वो लेटेस्ट वर्जन में आए, ठीक है। तो 2003 के बाद एक वर्जन आया 2007, और ये सबसे सक्सेसफुल माना जाता है 2007, एंड उसके बाद 2010। एजुकेशन वर्जन अभी तक 2010 चल रहा है, ये भी बता दूं आपको मैं। एजुकेशन में अभी भी जो यूज किया जाता है वो 2010 बुक्स अगर आप लेंगे किसी CBSE या ICSE कैंडिडेट की, तो उसमें 2010 मिलेगा आपको, ठीक है। तो एजुकेशन में एक्सेप्टेबल 2010 है, बट हम उस हिसाब से नहीं चल सकते, हमें तो टाइम के हिसाब से चलना है भाई, ठीक है। इसके बाद आया 2010 था करीब करीब उस समय जब विंडोज का वर्जन चल रहा था 7, ठीक है। उसके बाद वर्जन आया 2013, और ये बात है जब लॉन्च की गई थी विंडोज 8। विंडोज 8 में खास बात क्या थी, कोई बता सकता है मुझे? बेसिकली विंडोज 8 जो बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, दैट इज फॉर द टच डिवाइसेस। वो टच स्क्रीन के लिए था। उसका यूजर इंटरफेस जो आपने देखा, वो थंबनेल आइकन आते थे, बेसिकली वो टच के लिए होते थे। तो यहाँ पे MS ऑफिस में भी उन्हें चेंज करना पड़ा कि ये टच इनेबल्ड हो सके। तो इसीलिए 13 वर्जन जो है लॉन्च किया गया उस समय। तो जो लोग बता रहे हैं कि आपने देखा होगा 13 से यूजर इंटरफेस में बहुत फर्क आ गया है। अगर आप 10 से कंपेयर करेंगे उसे या 7 से, तो आप पाएंगे 2013 के बाद जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो काफी रिच हुआ है। तो वो बेसिकली टच सपोर्टेड है, ये भी बता दूं। उसके बाद 13 के बाद आया 2000 आपका 16, ठीक है। और 2016 के साथ इन्होंने एक एडिशनल वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। 365 का मतलब क्या होता है? 360, ऑल, ऑल इन वन। बेसिकली गाइस, ये वर्जन पूरा कंप्लीट टूल है, पूरा ऑफिस सॉल्यूशन पूरा इसके अंदर है। एक एडिशनल फीचर ये प्रोवाइड करता है जिसे कहते हैं ऑनलाइन कोलेब्रेशन। ऑनलाइन कोलेब्रेशन क्या चीज है? जैसे कि एक टीम किसी एक फाइल पे काम करती है, एक टीम पे काम, मतलब एक टीम एक पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रही है, let's say, और वो शेयर्ड है सब। एक पूरी टीम एक पर्टिकुलर फाइल पे लेट्स से काम कर रही है। अब काम कर रही है तो होता ही है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको अलग अलग फाइल दे दी जाए, तो वो फिर एक साथ कहाँ हुआ, फिर तो वो अलग अलग फाइल में हो गया। तो उस पर्टिकुलर फाइल को ऑनलाइन मोड में शेयर कर दिया जाता है, और सब लोग पैरेलल उस पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये 360 वर्जन बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कोलेब्रेशन के लिए है, और काफी पॉपुलर है ये अभी तक। इसका लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी बता दो। सबसे एक्सपेंसिव अगर इन सब में है कोई, तो वो 360 है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट फ्री में कुछ नहीं देता, ये एक फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं टूल लिख रहा हूँ या वर्जन लिख रहा हूँ, ये बेसिकली हर चीज पेड होती है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी पेड होता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा आपके नए लैपटॉप जिन्होंने लिए हैं, लैपटॉप के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो लाइसेंस के साथ होता है असल में, इसलिए कॉस्ट जो है बढ़ जाती है काफी। लैपटॉप्स एक्सपेंसिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस का भी आपसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है।
फिर 2016 के बाद जब ये आया तो इसके बाद लॉन्च किया गया 2019 वर्जन, और यहां से ये काफी एनरिच वर्जन है, और यहां से बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यानी पुराने वर्जन ले लो और नए वर्जन से आप कंपेयर करोगे तो बहुत फर्क है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर इंस्टॉल करना है तो लेटेस्ट कीजिएगा 21 या 2019, और लेटेस्ट जो अभी आया है दैट इज 2021। दिस इज द फुल एंड फाइनल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। अब हुआ क्या है, ये जो हमारा फील्ड है, ये वर्जन क्यों बताई मैंने आपको, ये जो डेटा एनालिटिक्स हमारा फील्ड है बेसिकली गाइस, ये रिवॉल्यूशन इसमें ऐसा नहीं है ये पहले नहीं होता था, ये फील्ड पहले भी था, लेकिन बहुत कम एनालाइजेशन होता था। पुराने टाइम की बात बताऊं आपको मैं, डेटा एनालाइजेशन का मतलब केवल होता था एग्रीकल्चरल डेटा एनालाइज किया जाता था, और डब्ल्यूएचओ जो कराता था मेडिकल डेटा। पहले एनालाइजेशन इतना ही होता था, बहुत लोअर लेवल पे। जो लोग मैनेजमेंट की बातें जानते हैं, मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत एनालिसिस होता था, एसपीएसएस यूज होता है उसके लिए, मिनिटैब यूज होता है, इस तरह के टूल्स वहां पे भी है मैनेजमेंट लेवल पे। डेटा एनालिसिस इतना पॉपुलर नहीं था, आज की डेट में ये हर बिजनेस की नीड बन गया है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये फील्ड जो रिवॉल्यूशन हुआ है इसमें वो 2015 के आसपास से हुआ है सर। तो उसके लेटर ऑन जितने भी वर्जन आए हैं, यानी कि 2016 से, उन सब में ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं डेटा एनालिसिस करने में। समझ रहे हैं आप? नए सॉफ्टवेयर को मैं इसीलिए इंस्टॉल करने को कह रहा हूं क्योंकि उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे काम को क्या करेंगे, बेटर बनाएंगे, आसान बनाएंगे। समझ गए? यही रीजन है कि मैंने आपको कहा कि लेटेस्ट वर्जन आप लोग इंस्टॉल करें। इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिनके पास भी है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसे, चाहे तो अभी हमारा पुराने वर्जन से काम चल जाएगा क्योंकि इनिशिएट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अभी जो है 2021 चल रहा है गाइस, और पॉसिबली बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 23, या हो सकता है इससे अगला वर्जन आ जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा वर्जन लॉन्च होता है। ठीक है ना, तो करीब करीब ये मान के चले कि हर 3 इयर्स के आसपास ये एक नया वर्जन दे देते हैं अपना। ठीक है, लुकअप फंक्शंस के बारे में पता होगा आपको, वी लुकअप, एच लुकअप सुना है? ठीक है, आपको बता दूं 2019 तक वी लुकअप और एच लुकअप है, लेकिन 2021 में एक और लुकअप फंक्शन ऐड हुआ है जिसका नाम है एक्स लुकअप। अगर आपका आपके पास ओल्डर वर्जन है तो एक्स लुकअप आपके पे नहीं चलेगा आपके सिस्टम में। समझ रहे हैं आप? जैसा मैंने कहा, नए फीचर्स जो हैं आपको नए वर्जन में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम नए वर्जन के साथ चलेंगे। ओके, अब बात करते हैं फाइल फॉर्मेट की। एक्सेल का फाइल फॉर्मेट कैसा होता है, तो थोड़ा बहुत अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट होता है और टेबल की फॉर्म में डेटा कलेक्टेड है। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। एक्सटेंशन समझते हैं आप लोग? हर फाइल का एक टाइप होता है जो कि उसका एक्सटेंशन डिसाइड करता है। जैसे कि टेक्स्ट फाइल का होता है .txt, पीएनजी फाइल का होता है .png, जेपीजी का होता है .jpg, वर्ड फाइल का होता है .docx। करेक्ट है? ऐसी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन हमेशा याद रखिएगा, ये एटलीस्ट बहुत बेसिक सी बात है और हमें पता होनी चाहिए अगर हमें एक्सेल आता है तो। ये है XLSX। ठीक है, तो ये अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन ये है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो फाइल MS एक्सेल के साथ खुलने वाली है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेल के स्ट्रक्चर की। तो ये देखिए, विंडो आर प्रेस कीजिए और टाइप कीजिए यहाँ पे EXCEL। विंडो आर प्रेस करने पे ये जो प्रॉम्प्ट खुल के आया है इसे रन प्रॉम्प्ट कहते हैं, और रन प्रॉम्प्ट में एक्सेल लिखने के बाद अगर आप एंटर हिट करते हैं so you will get the excel interface on your screen। ये है एक्सेल का इंटरफेस। ठीक है, अब एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एक्सेल की? बोलो। नो आइडिया? जब मैं कर्सर होवर करता हूं देखिए एक्सेल फाइल में, और कहीं क्लिक करता हूं तो ये क्या सेलेक्ट हो रहा है? बस। ठीक है, अब देखिए ये है एक सेल। ठीक है, इसके लिए एक्सेल का मैं आपको हायरार्की मॉडल समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो जो एक्सेल फाइल होती है ना हमारी, जो अभी खोली है मैंने, उस पूरी फाइल को कहा जाता है वर्कबुक।
द टेक्निकल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल इज वर्कबुक। उसे फाइल ना कह के हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर आपने देखा होगा नीचे शीट 1 शीट 2 लिखा रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्कशीट्स। तो वर्कबुक के अंदर होती हैं कई सारी वर्कशीट्स। वर्कशीट के अंदर होती है टेबल्स, कई टेबल बनाई जा सकती है एक वर्कशीट में, और ये टेबल बनी होती है रोज और कॉलम से। और रो और कॉलम का जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है दैट इज नोन एज सेल। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक्सेल की सेल। सेल कैसे बनी? रो और कॉलम के इंटरेक्शन से। अभी समझाऊंगा आपको कैसे। ये एक हायरार्की मॉडल है कि एक्सेल में एलिमेंट्स कैसे है। सबसे फाइल को कहा गया वर्कबुक, नीचे जो शीट्स आएंगी अलग अलग कई सारी शीट्स हो सकती हैं एक वर्कबुक में, उन्हें कहा जाएगा वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती है, तो वर्कशीट के अंदर आ गई टेबल्स, और टेबल बनी होती है रोज एंड कॉलम से। और जो सेल होती है वो रो और कॉलम का इंटरेक्शन पॉइंट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एमएस एक्सेल की, दैट इज अ सेल। ठीक है। आपकी स्क्रीन में एक्सेल खुला हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये पर्टिकुलर जो बॉक्स शेप में सेलेक्ट हो रहा है ये क्या है? सेल है। ठीक है। अब ये कैसे बनी है? ये बनी है रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से। समझिएगा इस चीज को कैसे। ये कॉलम कौन सा है? सी कॉलम। और ये रो कौन सी है? अगर केवल सी होगा तो क्या कहीं पे C4 बन पाएगा? जब इधर से सी चला, इधर से 4 चला, जहां पे इंटरेक्ट हुए वो देखिए, वो हिस्सा डार्क दिख रहा है, दैट इज अ सेल। और यही तो कहते हो सेल को आप, सेल रेफरेंस में यही तो कहते हैं C4 A2। करेक्ट है। तो मैंने जो बात कही वो उसका मतलब ये है। देखिए C4 बना कैसे? यहां से सी चला, यहां से 4, और जहां पे दोनों इंटरेक्ट हुए वो पॉइंट है C4। ठीक है। इसको सेल का नेम भी कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ आता है, ये अक्सर टॉप में आपने देखा होगा, C4 लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर में। और इस पर्टिकुलर बॉक्स को नेम बॉक्स कहा जाता है। इसको या तो सेल नेम कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं टेक्निकली इसे कहा जाता है सेल रेफरेंस। सेल का ये क्या है? रेफरेंस है। ठीक है। क्लियर है ये बात? पक्का? गुड। ओके। अब इसके यूजर इंटरफेस को थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ क्या चीजें रखी हुई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप जाएं तो क्रॉस टैब है। क्रॉस टैब यानी जैसे ही क्लिक करेंगे ऑब्वियसली फाइल विल बी क्लोज्ड, बंद करने के लिए है। ऑल्ट F4 इसका शॉर्टकट होता है वैसे। ठीक है। किसी भी ऑपरेशन को टर्मिनेट करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर के लिए ऑल्ट F4 जो है क्लोजिंग के लिए होता है। बगल में एक ऑप्शन है दैट इज फॉर रीस्टोर। इफ यू क्लिक ऑन दिस यू कैन फाइंड कि ये डेस्कटॉप के साथ थोड़ा सा अलाइन हो जाता है, यानी कि डेस्कटॉप भी विजिबल है और आपका ये एक्सेल टूल भी विजिबल है। वापस फुल स्क्रीन यहीं से हो जाएगा। इसके बाद ये जो माइनस साइन देख रहे हैं दिस इज फॉर मिनिमाइज। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो जो सॉफ्टवेयर है आपका यानी एमएस एक्सेल जो है मिनिमाइज हो जाता है यहाँ इस जगह पे। इस जगह को क्या कहते हैं गाइस? वेरी गुड। टास्क बार में मिनिमाइज हो जाता है और वहीं से आप उसे लिफ्ट अप कर सकते हैं, दोबारा से ऊपर कॉल करा सकते हैं। इसके बगल में देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है साइन इन का। ठीक है। तो ये सजेस्टिव उन्हीं लोगों के लिए, साइन इन कोई नहीं करेगा, पहली बात बता दूं। साइन इन वही कैंडिडेट कर सकता है जिसके पास इसका लाइसेंस हो। अगर आपने साइन इन कर दिया तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, वो हैंग होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग द जेन्युइन प्रोडक्ट। ठीक है। तो साइन इन कभी नहीं करोगे। अगर हाँ लाइसेंस है यू कैन डू दैट। मेरे पास भी हकीकत यह है 2021 का लाइसेंस नहीं है, मेरे पास 2019 और 16 का लाइसेंस है। तो मुझे भी क्योंकि लेटेस्ट वर्जन करना पड़ता है इसलिए मैंने उसे लेफ्ट करके नया वर्जन इंस्टॉल किया है। साइन इन मैं नहीं कर सकता क्योंकि साइन इन करूंगा तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक नई चीज आई है 2021 में, ये पुराने वर्जन में नहीं है। ऊपर एक सर्च बार दिया हुआ है, यू कैन फाइंड फाइल और समथिंग लाइक, कुछ भी आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं हेल्प पर्पज से, यू कैन फाइंड इट हियर। हेल्प या कोई एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं, कोई ऑप्शन आपको पता है लेकिन मिल नहीं रहा है,
ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, तो ये सर्च बार इन्होंने नई चीज दी हुई है, ये 2021 में है, 2019 में आपको नहीं मिलेगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 और आगे लिखा है एक्सेल। बुक 1 फाइल का डिफॉल्ट नेम है, और बुक 1 इसलिए है क्योंकि एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है, वर्कबुक, इसी वजह से उसका डिफॉल्ट टाइटल क्या है, बुक 1 है। तो बुक 1 डिफॉल्ट टाइटल हो गया, और आगे एक्सेल लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली फाइल टाइप, वो उसका फाइल को टाइप को बता रहा है। ठीक है, तो ये बुक 1 एक्सेल हो गया। बगल में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सेव के लिए एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है, और एक ऑटो सेव करके यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। ये भी वही पर्सन यूज कर सकते हैं जिनके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, एंड यू मस्ट हैव अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, देन ये ऑटो सेव फीचर काम करता है। अभी देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, इट विल आस्किंग मी फॉर द साइन इन के लिए कह रहा है कि भाई साइन इन करो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर मैं अपने अकाउंट से साइन इन कर दूं तो ये वन ड्राइव में अपने आप क्या होता रहेगा, सेव होता रहेगा। हाँ, ऑटो सेव को लेके पुराने वर्जन में एक चीज थी, 16 हो या 2010 में भी आई थिंक, ये वहां पे फाइल ऑटोमेटिकली एक बार अगर आपने सेव कर दी है तो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है खुद ब खुद। जैसे एक टाइम बाद, मतलब जैसे आपने एक बार कंट्रोल एस कर दिया, फाइल नेम से सेव कर लिया, उस पर काम करते रहो, थोड़ा देर बाद अगर आप सेव नहीं भी करोगे, थोड़ा देर बाद वो ऑटो सेव होती रहती है बीच बीच में, वो कमांड खुद ब खुद ट्रिगर होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई वर्जन नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑनलाइन आज ये समझिएगा, फ्यूचर इसी तरफ है हमारा। फ्यूचर में हमारे पास ऐसे हार्डबोर्ड डिवाइसेस नहीं होंगे, सब कुछ जो है क्लाउड में, क्लाउड स्टोरेज चल रहा होगा, सब कुछ क्लाउड में हो, तो ये उसी चीज को प्रमोट करने के लिए ऑटो सेव तभी काम करेगा जब आप, एक तो जेन्युइन प्रोडक्ट आपके पास होगा, दूसरा आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग्ड इन होंगे, तब जाके जो है वो फाइल सेव हुआ करेगी। क्लियर है बात? तो इसे मैं अभी इनेबल नहीं कर रहा हूं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। दीज आर मेन्यूज, इन्हें क्या कहते हैं, मेन्यूज। और क्योंकि यहाँ पे मेन्यूज रखे हैं, इस पूरे बार को मेनू बार कहा जाता है। एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे भी देखेंगे, आपके मेन्यूज और मेरे मेन्यूज में फर्क होगा। ठीक है, उसके जैसे कि हो सकता है आपके पास ड्रॉ नहीं आ रहा हो, मेरे पास इसलिए आता है क्योंकि मैं ड्राइंग टैबलेट यूज करता हूँ। ठीक है, लिखने के लिए इसलिए आ रहा है। आपके पास ऑटोमेट नहीं आ रहा होगा, आपके पास डेवलपर नहीं आएगा, डेटा स्ट्रीमर नहीं आएगा, एक्रोबेट नहीं आएगा, और हो सकता है पावर पिवट भी नहीं आ रहा हो। मेजर मेन्यूज में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प आपके पास दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ये ऑप्शन कैसे आए हैं बता दूं, दीज आर एडिन्स। एडिन समझते हैं, किसी चीज में एक्स्ट्रा ऐड करना, बेसिकली ये मैंने एड इन फीचर्स इसमें ऐड करे, डाउनलोड करके अलग से। कुछ मुझे पहले से मिले हैं, जैसे कि मैं टैबलेट यूज करता हूं तो ये ड्रॉ अपने आप आया है, इसके लिए मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया है। बेसिकली आई कैन ड्रॉ ऑन दिस एक्सेल स्क्रीन, मैं इस पे जो है लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये ड्रॉ मेन्यू उसके लिए दिया गया है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए मेन्यूज, और डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मेन्यू बार। ओके, होता क्या है, ये जो नीचे वाला पैनल देख रहे हैं आप, एज पर मेन्यू ये बदलता रहता है। देखिए, जब मैं मेन्यू स्विच कर रहा हूं तो नीचे वाले ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो गाइस, ये जो नीचे वाला पैनल है इसे रिबन कहा जाता है। एज पर मेन्यू, जो मेन्यू सेलेक्ट करेंगे रिबन आपका चेंज होता रहेगा, तो ये वही चीज हो रही है। नीचे की तरफ आते हैं, ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि भाई ये नेम बॉक्स है, और नेम बॉक्स के ठीक बगल में एक बार दिख रहा है जिसमें कि एफएक्स आगे लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है फॉर्मूला बार। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला बार। इसके अलावा ये हमारा वर्किंग एरिया होता है गाइस, जिसे वर्कशीट कहते हैं बेसिकली। वर्कशीट में ये होती हैं कॉलम्स, और ये होती हैं रोज। तो बताएं कितनी कॉलम और कितने रोज एक्सेल में, किसी को है इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी रोज? इट्स 10,48,576। 10,48,576 इतनी रोज है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो करता हूं, ये रही लास्ट रो, देख लीजिए।
ठीक है, इससे क्या पता चलता है? अच्छा, तुम बस ह्यूमन बीइंग के साथ परेशानी यही है कि वो नेगेटिव चीजें देखता है, सुन रहे हो? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग नेगेटिव खोजने में लगे हुए हैं। ऑलवेज, एक बड़े महान राइटर ने कहा है, ऑलवेज लुक्स फॉर गोल्ड। अच्छाइयां खोजिए, बुराइयां तो मिल ही जाएंगी। ठीक है भाई, 10 लाख कम नहीं होता है। किसने किया होगा इतना काम? आज तक कभी हुआ ऐसा? कभी 1000 रोज से ऊपर गए हो कभी? कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो, ठीक है, वो बात सही है, लिमिटेड है, बट ये एक ह्यूज, एक लार्ज अमाउंट का डेटा अपने में कैरी कर सकता है। 10 लाख रोज बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि 10 लाख इंडिविजुअल्स की एंट्री की जा सकती है एक से। ठीक है ना? तो उसको मतलब ऐसे मत मानो, ठीक है वो हमें कम पड़ेगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक है, लिमिटेड है, बट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनफ है। और 10 लाख भाई एक रो में है, एक शीट में है। ऐसी शीट ऐड करते जाएंगे तो कितनी लाख हो जाएंगी, खुद सोचिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम की। तो ये एबीसीडी कहां तक जा रहा होगा? ये लास्ट जाता है एक्सएफडी तक। कोई बता सकता है कितना है? 16,384 इतने कॉलम्स होते हैं। सो 10,48,576 रोज हो गई, कॉलम हो गए 16,384। इसका मतलब यह है दिव्या कि एक अच्छा खासा स्पेस और अच्छा खासा डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं भाई। ठीक है, ह्यूज। लेकिन हकीकत, वो बात तुमने सही कही कि लिमिटेड, ये चीज हमें कभी कभी प्रॉब्लम में डाल देती है। कई बार हमारे मेरे पास ऐसा डेटा है जिसमें कि 50 करोड़ रोज का डेटा है वो। ठीक है, अगर मैं उसे खोलना भी चाहूँ एक्सेल में तो नहीं खोल सकता, क्योंकि 50 करोड़ कितना हो गया, और यहाँ पे जो रोज सपोर्टेड है वो केवल 10 लाख है। वो डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी कभी कभी हमारे फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये भी फेल हो जाता है। ठीक है, ये ओके। तो ये हो गई रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, बाकी मैंने जैसे बताया नीचे यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, अभी एक ही शीट है। अगर मैं प्लस साइन पे क्लिक करूं तो वी कैन ऐड मोर एंड मोर शीट बाय क्लिकिंग दिस प्लस बटन। कितनी भी शीट ऐड कर लो। अब हर एक शीट का मतलब है 10 लाख इंटू 16,384, उतनी सेल्स जो है आ रही है बेसिकली, एक तरह से करेक्ट। और नीचे यहाँ पे शीट्स ऐड हो रही हैं। अगर थोड़ा सा राइट साइड आपको लेके चलो तो ये स्क्रॉलर है, जब भी लंबा डेटा होगा, बड़ा डेटा होगा तो इस तरह से स्क्रॉल करेंगे इसे। ठीक है, तो ये स्क्रॉलर है, इन्हें स्क्रॉल बार कहते हैं हम लोग। और नीचे ये जो जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है, इसे स्टेटस बार कहा जाता है। बेसिकली ये आपके वर्कबुक का स्टेटस बता रहा होता है, वहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, वहां पे रेडी लिखा हुआ है। और ऑन द राइट हैंड साइड कुछ जूम से रिलेटेड ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, व्यू मेन्यू से रिलेटेड, सो वी कैन जूम इन एंड जूम आउट ऑल्सो। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से गाइज ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सेल का, सो दैट आप लोग अंडरस्टैंड करें, हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई ये ना बोले कि ये डब्बा है। ठीक है, बहुत ही गंदा साउंड करता है, ये सेल है भाई। ठीक है, ये बताने का मकसद था कुछ, क्यों हम पढ़ा रहे होते हैं, कोई कहता है बॉक्स, कोई कहता है डब्बा, है ना? तो ये इट इज अ सेल। ठीक है ना, हमें टेक्निकली नेम पता होने चाहिए, वो बहुत ही वियर्ड और अनप्रोफेशनल सा लगता है। ठीक है, तो यही रीजन था कि मैंने आपको ये चीजें बताई है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन ऐसा कोई है जिसने लेट ज्वाइन किया? बेसिकली दीज आर मेन्यूज, फाइल, होम, इंसर्ट, और रिबन उसके अंदर के ऑप्शंस दिखाता है। यस, ये जो नीचे वाला पैनल है ये उसके ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आई विल गेट सब मेन्यूज ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिबन। इंसर्ट के जो बेसिकली ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। ड्रॉ में जाऊंगा तो ड्रॉ के ऑप्शंस दिखेंगे। तो ऊपर वाले पैनल को मेन्यू कहते हैं। कुछ इसको लेके भी डिस्प्यूट है, हकीकत बताऊं आपको मैं, कहीं आप पढ़ेंगे तो हो सकता है वो पूरे को ही रिबन कह दे। सुना होगा आपने कई जगह, तो इसको लेके डिस्प्यूट है हम पढ़ाने वालों में ही। ठीक है, बट मैं क्योंकि अर्लियर स्टेज से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आज तक याद है कि पहले जब हम 2003 या 7 वर्जन पढ़ते थे, तो उस समय गाइस हम लोग इसको मेन्यू बार कहते थे और नीचे वाले पैनल को रिबन कहते थे। तो इसलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ इसे। कुछ लोग इस पूरे को रिबन कह देते हैं, जैसे दिस इज होम रिबन, दिस इज इंसर्ट रिबन, और मैं कहता हूँ कि ये होम मेन्यू है, रिबन नीचे वाला पैनल है ऐसे। ठीक है ना, कह सकते हैं, मतलब दोनों ही सही बात है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब बात करते हैं डेटा फिडिंग की। कैसे यहाँ पे डेटा फिडिंग किया जाता है एक्सेल में, कैसे काम होता है। वैसे कुछ लोगों ने ये कर दिया होगा, बट समझने की कोशिश करेंगे हम लोग।
तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा एक नंबर 1। अब देखिए कर्सर जब मैं होवर कर रहा हूं शीट पे तो आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, एंड दिस इज अ थिक प्लस, मेडिकल वाला प्लस होता है ना जैसे, ये कुछ कुछ वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थिक प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट सिलेक्शन। जहां पे भी क्लिक करोगे बेसिकली वो पर्टिकुलर सेल क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। करेक्ट है, ऐसे ही हो रहा है। देखिए जहां भी होवर कर रहा हूं और ये प्लस से क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे सिलेक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे सिलेक्शन के लिए क्या है? थिक प्लस। ठीक है, विंडोज में क्या होता है सिलेक्शन के लिए? एरो। ये ऊपर देखिए जैसे यहाँ ले गया तो एरो आ रहा है। ठीक है, यानी विंडोज में ये एरो होता है बट शीट में ये प्लस साइन होगा, थिक प्लस। ठीक है, तो ये जहां पे भी सिलेक्शन करना है वहां रख सकते हो। इसके अलावा अगर इसको होवर करते हुए मैं सेल के बॉर्डर पे ले जाऊं तो प्लस साइन जो होता है वो थिन हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। एंड थिन होने के बाद उसमें एज वेल एज एरो साइन दिख रहे हैं चारों तरफ। हो सकता है आपको बड़ी स्क्रीन में नहीं दिख पा रहा हो, तो चारों तरफ देखिए एरो साइन है। एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी गुड, डायरेक्शंस। ठीक है, एरो का मतलब है डायरेक्शन। बेसिकली जब एरो साइन दिख रहे हैं और मैं अगर इसमें क्लिक कर दूं और क्लिक करके अगर इसे मूव करने की कोशिश करूं तो देखिए वैल्यू डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि जहां मैं ले जाना चाहूं वहां इसे मूव कर सकता हूं। इट कैन बी डन विद द सिंगल सेल ऑल्सो एज वेल एज मल्टीपल सेल्स ऑल्सो। आप मल्टी सेलेक्ट कीजिए और मल्टी के साथ भी आप ये मूविंग इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये मूविंग करेगा, यानी दो प्लस हो गए। एक तो ये थिक प्लस हो गया जो कि सिलेक्शन के लिए है, थिन विद एरो हो गया आपका किसके लिए? मूविंग के लिए। और अगर इसी प्लस साइन को यानी ये एरो को मैं राइट बॉटम में लेके जाता हूं तो इस बार फिर से प्लस थिन हो गया है, और थिन के साथ इस बार इसमें एरो नहीं है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं और क्लिक करके नीचे ड्रैग करता हूं तो देखिए वो वैल्यू कॉपी हो जाती है। इसको कहते हैं ड्रैगिंग। ठीक है, और ये आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया होगा, पहले भी यूज किया होगा कि ड्रैग करने से वो वैल्यू क्या हो जाती है? कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा 1 जो है नीचे तक कॉपी हो गया, यानी जहां तक मैं इसे ड्रैग करूंगा वहां तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, मुकीम कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है ना, ये है। एंड अब थोड़ा सा एडिशनल, मैंने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा 2, दोनों को सेलेक्ट किया और अब नीचे को ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने 1 और 2 लिखे और नीचे ड्रैग किया दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके, तो ये 10 तक कैसे प्रिंट हो गया? वही चीज है, बिल्कुल सही बात है। वो उसके डिफॉल्ट नेचर में है, ये बात सही है। लेकिन देखो उसने क्या किया, इसमें समझदारी कैसे है उसकी, इंटेलिजेंस कैसे, क्या इंटेलिजेंस क्या कहता है उसका, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा 1 और 2, दोनों के बीच में गैप है 1 का, +1। तो उसने जब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो उसने ये मान लिया कि यूजर +1 करके नंबर आता है, तो उसने मुझे +1 करके नंबर दे दिए, अगला 3, अगला 4 एंड देन सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 4 और दोनों को सिलेक्ट करके करूंगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली exactly, अब +2 के गैप में आएंगे। बेसिकली इसको अगर मैथमेटिकली मैं कहूं, इसको आपको एलिब्रेट करूं तो ये सीरीज प्रिंट कर रहा है आपके लिए। इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज। उसमें दो एलिमेंट्स के बीच में वो गैप देखता है और उसके बेसिस पे तीसरा और आगे वाले एलिमेंट जनरेट करता है आपके लिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, यानी 2 4 से ये हो गया, अगर मैं 1 3 करता हूं तो आपको पता है आगे क्या आने वाला है। करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज आपको दे सकता है, कोई भी नंबर सीरीज आप डालें, दो स्पेस दो वैल्यू बताइए, ये आपको उसी सीरीज में प्रिंट दे देगा। एक काम ये नहीं कर सकता, और जो कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे इससे। ठीक है, आपके माइंड में आया 1 3 और इसके बाद क्या आना चाहिए? 5, लेकिन आपने लिख दिया 7। अगर ये चाह रहे हो तो भाई इतना भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, है ना? मतलब 2 नंबर कंटिन्यू और एक को स्किप।
ठीक है, तुमने सोचा ऐसा करके दे दे ये, तो 1 3 और 5 स्किप, ऐसी 7 के बाद क्या आएगा 9 और फिर 11 स्किप। आपका प्लान ये है, और आप जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे वो आपको धप्पा बोल देगा, कहेगा भाई ओवर एक्सपेक्टेशन, इतना भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अब वो आपके जो आपने उसको बेसिकली पैटर्न दिया उसको जज नहीं कर पाया, और उसने फिर रैंडम गार्बेज वैल्यू अपने हिसाब से जो लॉजिक लगाया उस हिसाब से उसने वैल्यूज प्रिंट कर दिया आपके, तो ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो कोई भी अनसर्टेन सीरीज आपको प्रिंट करके नहीं देगा, ठीक है। लेट्स से वी हैव टाइप्ड हियर ए, अगर मैं इसे नीचे कॉपी करूंगा तो क्या होगा, वेरी गुड, ए आ जाएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट, ए एंड बी, अब क्या लगता है, सी डी ई एफ जी एच कहां तक आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। एक्सेल बेसिकली जो होता है उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो मॉड्यूल मॉड्यूल बनाया गया है वो नंबर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ये समझ लो कि ये इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ठीक है, एबीसीडी नहीं पढ़ा हुआ है, ये कह सकते हो आप, ये एबीसी को जज नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है ना, यानी आप बता सकते हो ए बी के बाद सी आता है, ये नहीं बता सकता, तो ये उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। एक्सेल जो बनाया गया है बेसिकली वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, इसलिए जो है यहाँ पे हमें कुछ भी रिटर्न नहीं आया, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे लिखता हूं मैं सन, और इसे ड्रैग करता हूं, अब क्या होगा, सन आ जाएगा सब जगह, ऐसा नहीं है, सन का मतलब यहाँ पे संडे है। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो कैलेंडर को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता है, तो यहाँ पे सन का मतलब आप लोग शायद हो सकता है सूरज सोच रहे हो, लेकिन उसने सन का मतलब संडे लगाया, उसको सन का मतलब सूरज नहीं पता, ठीक है, उसके लिए सन क्या है, संडे है, और देखिए पूरी सीरीज उसने आपको वीकडेज प्रिंट करके देती है, यानी इससे अगर मैं पूरा लिखता तब तो कर ही लेता भाई, ठीक है ना। और कोई भी वीकडे उठा लीजिए, ऐसा नहीं कि सन से ही ड्रैग हो पाएगा, आपने लिखा THU, अब हकीकत यह है कि इसका कोई इंग्लिश में मीनिंग नहीं है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है एग्जैक्टली, बट इफ यू कॉपीड इट, ठीक है, सी, वो आपको वो उसको कंसिडर कर रहा है वीकडे एक तरह का, ठीक है। तो एक्सेल इस तरह से काम करता है, और ऑब्वियसली मंथ के लिए भी करेगा। इफ आई टाइप्ड हियर जैन, और जैन लिखने के बाद मैं इसे अगर नीचे कॉपी करता हूं तो ये आपको मंथ रिटर्न करने वाला है। एक चीज और है, ड्रैग ना करके अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में जाके राइट कॉर्नर में, और जैसे प्लस थिन हुआ मैं डबल टैप कर रहा हूं यहाँ पे, डबल क्लिक, तो तब भी हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये यहीं तक क्यों कॉपी हुआ, इससे नीचे भी तो जा सकता था, एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे काम करता है लेफ्ट आइडिया। आई होप मेरा सवाल आप समझ पाए होंगे, मैंने ये पूछा कि जब मैं इसको डबल टैप कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यहीं तक वैल्यू क्यों दे रहा है, नीचे भी तो प्रोड्यूस कर सकता था, ये नीचे इसलिए प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि इसके पास लेफ्ट आइडिया है, अभी वो देख रहा है कि यूजर 10 तक ही काम कर रहा है, तो ये वहीं तक आपको दे रहा है, ठीक है, तो ये इसकी ऑटो इंटेल है, एक तरह की ऑटो इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये देखिए मंथ में भी यानी पार्शियल लिख रहा हूं तो हो ही रहा है, पूरा लिखूंगा तब तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये मंथ डेज को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है भाई, अल्फाबेट्स के साथ फ्रेंडली नहीं है, कोई नाम लिखोगे तो हाँ, कोई नाम लिखते हो तो वही कॉपी हो जाने वाला है, ठीक है। एक और चीज, लेट से आपने यहाँ पे एक डेट लिखी, लेट से आज की इट्स 23 Jan 2023, एंड I'm having trouble hearing. did ask Can you, you say that again? देखो ये एआई की बड़ी मुसीबत है, मैंने तो एलेक्सा नहीं बोला, इसे सुनाई दे गया पता नहीं कैसे। सो मैंने ये डेट सेलेक्ट की एंड जस्ट डबल टैप किया इस पे, यू कैन सी हियर, वो जो है कैलेंडर आपके लिए प्रिंट कर देता है 23 24 25 26 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेल का जो बिहेवियर है, इस तरह से आपका काम यहाँ पे होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें, वेरी गुड। अब बात करते हैं डेटा फेडिंग की, डेटा फेड कैसे करते हैं, कुछ हो ना हो टेबल तो बनाना ही पड़ता है एक्सेल में, चाहे आप किसी भी जॉब पे हो, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल की है, आप लोअर लेवल पे किसी भी लेवल पे आप हो, आपको टेबल बनानी ही पड़ेगी एक्सेल में, और कुछ हो ना हो, आजकल तो जमाना ही वही है, काम
आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है आप मेल करते रहो, बस इसका मतलब यह है कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये बात याद रखिएगा। मतलब काम करो या ना करो, लेकिन मेल फटाफट होनी चाहिए, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जब मेल होती है तो शीट्स भेजनी पड़ती है, शीट्स बनानी पड़ती है, किसी भी तरह की शीट हो सकती है। तो डेटा कैसे फिट किया जाता है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये मैं फर्स्ट सेल पे आया और मैं लेट्स से यहाँ पे नेम लिखा। अब मुझे बगल वाली रो में शिफ्ट होना है, बगल वाली सेल में। तो दो रास्ते हैं इसके। पहला वाला रास्ता है कि मैं एरो यूज करता हूं, तो मैंने एरो प्लेस किया, देखिए राइट साइड में। वर्ड प्रोसेसिंग में एरो क्या करता है, बेसिकली वो वर्ड में शिफ्टिंग करता है, ध्यान होगा भाई, वो पीछे ले जाएगा, आगे ले जाएगा। लेकिन यहां पे अगर एरो प्रेस करोगे तो सेल शिफ्ट होगी, ठीक है। तो नेम लिखा, फिर मैंने लिखा सैम 1, फिर एरो, तो देखो फिर से सेल शिफ्ट हो गया। फिर लिखा सैम 2, फिर एरो, और फिर लिखा सैम 3, फिर एरो, और यहां पे लिखा टोटल, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आना है नीचे, क्योंकि अब मुझे नेम प्लेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एंटर, वेरी गुड, एंटर किया। एंटर करने पे क्या हुआ, वो टोटल के नीचे ड्रॉप हुआ। अब मैं आऊंगा आगे और यहाँ पे नाम लिखना शुरू करूंगा, अमित, फिर एरो, उसके मार्क्स लिखे, फिर एंटर, तो ये वहीं पे ड्रॉप हुआ, ठीक है। एक तरीका तो ये है ये टेबल बनाने का। दूसरा तरीका देखिएगा, फिर से लिखा मैंने नेम, इस बार शिफ्टिंग के लिए एरो यूज ना करके मैं टैब यूज करता हूं, तो मैंने करा टैब, फिर लिखा सैम 1, फिर लिखा, फिर टैब किया, फिर सैम 2, फिर टैब, फिर सैम 3, फिर टैब, और फिर लिखा मैंने यहाँ पे टोटल, और अब एंटर करने वाला हूं। इस बार अलग है कुछ, आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इस बार कर्सर कमांड शुरू में ड्रॉप हुई। तो क्या लगता है, एरो से स्विच करना बेटर है या टैब से? याद रखिए हमेशा टैब यूज कीजिए, ठीक है। अच्छा, लेट यहाँ पे ना आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि टेबल छोटी है। लेट से एक बड़ी टेबल होती, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते, आगे जाके वो आपको वहीं पे ड्रॉप करता, फिर आप शुरू में आते, फिर लिखते, फिर वो वहीं पे ड्रॉप करता, आधा टाइम आपका इधर उधर करने में लग जाता। टैब यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं देखो टैब करते करते कितना भी आगे चला जाऊं और एंटर हिट करूं, तो ये मुझे फर्स्ट कॉलम में लाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए टैब प्रेफर करें। याद रखिए टैब दोनों तरफ चलता है, इन बोथ डायरेक्शन, आगे भी और पीछे चलाने के लिए शिफ्ट टैब, इस तरह से शिफ्ट होल्ड करके रखें और टैब दबाएं। तो शिफ्ट टैब पर, वैसे पीछे आने के लिए एरो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाने के लिए तो मस्ट है भाई, टैब ही यूज करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है, क्लियर है इतना। अब डेटा फिटिंग, कुछ फिट करके देखते हैं। लेट से यहाँ पे आप एक नाम लिख रहे थे, एन श्रीनिवासन, तो एन श्रीनिवासन ने आपको टोक दिया कि श्री में एस आर आई नहीं है, SHRI, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड या इस तरह के टेक्स्ट टूल में होते तो एरो दबा के पीछे आते, यहां जब आप एरो दबाओगे तो ये सेल शिफ्ट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, ठीक है। अब उसके लिए कई बार क्या होता है कि आप माउस खोज रहे होते हो, माउस खोज के फिर क्लिक करते हो, तब ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पे इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, जैसे आपने लिखा एन श्रीनिवासन और आपको रियलाइज हुआ गलती हो गई है, तो आपको ये भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि एरो प्रेस करोगे तो सेल शिफ्ट होगी। तो आप पहले F2 दबा दें, कीबोर्ड से F2 दबाएं, अब एरो दबाइएगा तो ये अंदर ही मूव करेगा, और चाहे तो टैब देके बाहर आ जाइए या F2 दोबारा दबा के ये आपको बाहर फेंक देगा। यानी कि सेल F2 जो होता है वो शॉर्टकट होता है सेल एडिटिंग के लिए, सेल को एडिट करने के लिए यूज होता है। तो आप एडिटिंग मोड में भले ही पहले से हैं और आपको पीछे मूव करना है, तो एरो करने पे वो सेल शिफ्ट ना करे, तो आप F2 पहले दबा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक नाम प्लेस करते हैं। सो आलिया, आपका नाम लिखा है, कहाँ पे लिखा है आलिया? नहीं, ऐसे नहीं बोलते इसे। B21, यस, इट्स ऑन B21, B21 में मैंने आलिया का नाम लिखा है, ठीक है। और इस समय मेरी पोजीशन क्या है? D23, ओके।
सो इफ आई टाइप्ड हियर इक्वल टू D23 में मैं लिख रहा हूं इक्वल टू B21, तो क्या होगा? अगर मैं एंटर करता हूं तब क्या होगा? अब एग्जैक्टली यहाँ पे आलिया आ गया। अब ये हुआ कैसे, इसको समझिएगा। मैं वापस सेल एडिट कर रहा हूं। B21 में आलिया लिखा है और मैं हूं D23 पे। मैंने कहा इक्वल टू B21। देखो एक्सेल में आप लोगों ने इतना पता होगा कि जो भी फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू से लगाते हैं, तो इक्वल टू का मतलब फॉर्मूला हो गया। और मैंने दे दिया सेल रेफरेंस B21, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं D23 को कह रहा हूं कि आप बराबर हो जाइए B21 के। और B21 में क्योंकि आलिया लिखा हुआ था तो यहां पे अपने आप ही आलिया आ गया। अब लेट से ये आलिया को मैं चेंज करके कर देता हूं सोनाली, तो आलिया पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि ये इसे कहते हैं सेल रेफरेंस। ये रेफरेंस्ड है वहां से। जब जब B21 में रखी वैल्यू चेंज होगी तब तब D23 चेंज होने वाला है। यानी जो कुछ भी आप B21 में लिखोगे यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिवली चेंज भी हो। तो इसको कहा जाता है सेल रेफरेंस, यूज ऑफ सेल रेफरेंस। ठीक है, आप शीट्स को सेल्स को आपस में क्या कर सकते हो? लिंक कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट? ऑनलाइन कैंडिडेट्स किसी के मन में कोई सवाल? नो समझ में सर। आ रहा है सबको? यस यस सर। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल स्क्रैप लेवल का। इसका रीजन ये है कि काम करते समय अल्टीमेटली हम बेवकूफी कर रहे होते हैं, पढ़ने के बाद भी। ठीक है ना, ये सब पढ़ने के बाद भी काम करते हुए तुम जनवरी फरवरी मैनुअली लिख रहे होंगे, ऐसे तक होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा होता है, वहां पे ध्यान नहीं आता। इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर सके। ठीक है ना, ये काम के टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां तुम नॉनसेंस कर रहे हो। ठीक है, अब तुम सीखे हुए हो। इफ यू विल टेल एनी ऑफ योर फ्रेंड, किसी फ्रेंड को बोलोगे ना कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, तो शायद वो हंस दे तुम पे, बोले मुझे तो आता है। बोलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बोलेगा, उसने कहीं सीखा भी नहीं होगा। ये बात याद रखना, ये होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आप बोलोगे मैं एक्सेल सीख रहा हूँ भाई, आजकल बिलिका सर्विसेज में जा रहा हूँ, एक्सेल सीख रहा हूँ। बोले यार वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देता तुझे। ठीक है, ऐसा भी होंगे एक आध जो ये भी बोल दे। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, आप किसी छोटे बच्चे को भी एक्सेल थमा दोगे ना, वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा इसमें। सीखे हुए और जो नहीं सीखा होता है उसमें बहुत फर्क होता है, हमेशा याद रखना। एक सीखा हुआ आदमी किसी काम को 5 मिनट में कर देता है और वहीं नहीं सीखा हुआ आदमी उसमें 15-20 मिनट लगा देता है। फर्क केवल ये है बस। काम तो देखो जीवाई चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही काम जो 5 मिनट में हो सकता है, नहीं सीखा बंदा उसे आधे घंटे लगा देता है। आपको लेकिन ट्रिक्स पता है तो आप जल्दी कर देते हैं, बस इतना फर्क है। इसको कहते हैं, इसको राइट टर्म जो प्रोफेशनल टर्म है इसके लिए, उसे कहा जाता है प्रोफिशिएंसी। यानी कि जो सीखा हुआ पर्सन होता है वो ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है, वो टाइम नहीं लेता। नहीं तो एक्सेल तो सबको आता है, ये एक फैक्ट बात है। गूगल करके कुछ ना कुछ करके कर ही लेगा आदमी, कैसे भी। कोई चीज नहीं आ रही होगी गूगल करेगा। बट इस सब में जो टाइम खराब ना हो इसीलिए सीखा जा रहा है कि आपको कहा गया भाई 5 मिनट में रिपोर्ट चाहिए ऑन द टेबल, तो आप उस लायक हो कि 5 मिनट में बना के दे सको। समझ रहे हो ना बात, ये है पॉइंट। अब ये नहीं तुम्हें बॉस ने कहा कि 10 मिनट में रिपोर्ट चाहिए और तुम वहां लगे हुए, टाइम लग रहा है दुनिया भर का, तो फिर कोई फायदा नहीं उस सीखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ दिव्या का एक क्वेश्चन है, अभी आता हूँ दिव्या उस पे। इसलिए मैंने कहा कि सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है ना, सीखना और नहीं सीखे में बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, है ना। तो सीखा हुआ बंदा होता है। अच्छा एक चीज और, एक्सेल को लेके तो बहुत ही फीलिंग है। मतलब मैंने अक्सर देखा है, मैंने भी जब जॉब्स की थी, तो एक्सेल जैसे आपको आता है ना, पड़ोसी इंप्रेस हो जाता है, वो पूछता है यार कैसे किया। अगर कोई ऐसे पूछ रहा है ना आपको कैसे किया, इट मीन्स ये सम्मान की बात है बहुत बड़ी। क्योंकि एक्सेल सबको आता है, फिर वही वाली बात है। वो वही बंदा बोलता होगा कि मुझे भी आता है, तू क्या अलग सीख रहा है। लेकिन आप जब कुछ करते हैं वो पूछता है यार ये तूने किया कैसे। समझ रहे हो, ये फर्क आ जाता है। ठीक है ना, और एक्सेल जिसको आता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है भाई। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, जिसका एक्सेल में स्किल है भाई, उसकी बहुत रैपो होता है। उसका मैनेजर बुला बुला के बैठाता है अपने बगल में कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि मैनेजमेंट वालों का तो सारा काम इसमें होता है।
अब उन्हें पता होता है ये बंदे को आता है, उसके कहते तो वो काम छोड़ तू इधर आ भाई मेरे साथ रिपोर्ट बनवा इधर, ठीक है ना। तो बहुत रैपो है। और हमेशा याद रखना एक्सेल एक बेसिक नीड है। आज की डेट में तो ये स्किल मतलब ये इनबिल्ट स्किल है, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि एक्सेल आना चाहिए, आना ही चाहिए बस। आप तो इससे बच नहीं सकते आप लोग, ये याद रखिएगा। तो वही फर्क मैं आपको बता रहा था कि नहीं सीखे और सीखे में यही फर्क है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ओके, दिव्या का एक क्वेश्चन है गाइस। दिव्या कहती है क्या ये डेसिमल नंबर्स पे सीरीज वर्क करेगी? तो दिव्या इसका जवाब है हाँ, ठीक है। आपने लिखा 1.8, फिर लिखा 2.0, तो दिव्या 2 के बाद 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 एंड इट विल वर्क। नॉट ओनली दिस, आपने लिखा 2, फिर लिखा 0, ये सीरीज किधर जा रही है? ये माइनस में भी चलेगा। तो नंबर्स के साथ पूरा परफेक्टली फिट है ये, और कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही है। देखिए डेसिमल भी करके दिखाया मैंने, और नेगेटिव यानी लेफ्ट तरफ भी मूव करके देखा है, ठीक है। तो दिव्या ये दोनों केसेस में काम करेगा, ठीक है। तो भाई ये चीज है एक्सेल में। अब ये इस तरह से हम लोग डेटा फिट करते हैं, सेल रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज ट्राई करके देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। लेट्स से मुझे इन दोनों नंबर्स का क्या करना है? एडिशन करना है। तो इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू होता है, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस ऑफ, फिर मैंने लिखा 10 प्लस 20। इसमें आउटपुट आएगा या नहीं? आ जाएगा, पक्का, श्योर, बिल्कुल आ जाएगा। बट क्या ये सही तरीका था? नहीं, ये गलत तरीका है भाई, ऐसे नहीं यूज किया जाता इसे, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली इक्वल टू लिखा, ब्रैकेट लगाया, और 10 मैनुअली प्लेस किया और 20 मैनुअली प्लेस किया, ठीक है। वो एक्सेल है, जानता है, उसने सम करके दे दिया। इसका सही तरीका है इक्वल टू और सिंपली A13 प्लस B13, तो आ गया आउटपुट। अब एक बात बताओ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में आउटपुट तो आया है। सर रेफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली, ये वही बात है जो सेल रेफरेंस वाली बात मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताई। मान लो बाद में पता चलता है ये 10 नहीं था, ये तो 40 था, आपने यहाँ आके इसे ठीक किया 40 और आगे बढ़े, तो आप देखिए बगल वाली वैल्यू चेंज हो गई लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये मैनुअल नोटेशन पे है। तो मैनुअल कभी नहीं करोगे, हमेशा सेल रेफरेंस यूज करोगे इस तरह से, ठीक है। सो लेट्स डू इट अगेन। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, इससे इसे लेस करना है, तो इक्वल टू, अब मुझे लिखना होगा A14। तो जब इक्वल टू लगाते हैं तो A14 लिखने की जरूरत नहीं है, A14 पे जाके क्लिक कर दीजिए। जब भी इक्वल टू लगाएंगे उसके बाद आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उसका रेफरेंस ऑप्ट कर लेगा वो। तो A14 खुद आ गया, माइनस के लिए माइनस साइन, और B14 एंटर करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ऐसे मल्टीप्लाई है इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड में नहीं होता है, इसके लिए एस्ट्रिक यूज करते हैं, एस्ट्रिक दिस एंड यू विल गेट दी मल्टीप्लाई। ऐसे डिवीजन है इक्वल टू दिस, डिवाइडेड के लिए स्लैश यूज होता है, बाय दिस एंड यू विल गेट इट। इस तरह से देखिए ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज लगाए, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। बाकी फंक्शंस की हेल्प से कैसे करते हैं वो आगे सीखेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गाइज एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ड्रिंक ब्रेक, पानी वानी पीना है किसी को तो पी लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट? ठीक है, गुड। तो भाई बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सो दैट आपको आगे परेशानी ना हो किसी तरह की। ठीक है, हर एक चीज पे फोकस रखना है। एक और चीज, एक्सेल में माउस का बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपने देखा होगा यहाँ पे वैसे कुछ चीजें शॉर्टकट में अवेलेबल है, लेकिन हर चीज के लिए शॉर्टकट भी यूज करना ठीक नहीं है। कई बार शॉर्टकट में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो माउस बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। माउस कैसे पकड़ते हैं, ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। माउस सही तरीके से पकड़ा हो आपने, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो इधर उधर सिलेक्शन में या होवर करने में, स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है। तो ये दो फिंगर इस तरह से ऊपर रखी जाती है, हमेशा याद रखें, ये एक राइट पोजिशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा रखे इसमें, ठीक है, हाथ पूरा कवर करते हुए और इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे ड्रैगिंग का काम होता है, मूविंग का काम होता है, तो उस सब में अक्सर ऐसा शुरू शुरू में हुआ होगा आपके साथ, पता नहीं। जैसे आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, या सिलेक्ट कर रहे हैं सही से नहीं हो रहा है, शुरू शुरू में ऐसी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। धीरे धीरे काम करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब एक शीट बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट शीट हमारी, फर्स्ट टेबल बनाएंगे आज, ठीक है। एंड ये हम मार्कशीट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लेंगे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। नेम लिया मैंने, एंड लेट्स से यहाँ पे हिंदी के मार्क, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड हियर इज द टोटल। ओके, नेम लिखे। लेट्स से एक इस तरह की टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे मैंने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है, ठीक है। इस ये थोड़ा टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। असल में क्या होता है कि सेल का साइज जो विड्थ होती है वो फिक्स होती है। तो अभी विजिबल नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं। ये ऊपर टॉप में आके और इसे इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए तो ये वाइड हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा मैनुअल है। एक ऑटोमेटिक फीचर है, आप इसके ऊपर आके डबल टैप कर दीजिए, डबल क्लिक। जिसे डबल क्लिक करेंगे वो वाइड हो जाएगा। ये वाला वाइड जो होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये पता कैसे काम करता है, बता दूं आपको मैं। जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरे कॉलम में पोजीशन 1 से लेके लास्ट पोजीशन जहां पे डेटा रखा है, अगर वो 10,48,576 है तो वहां तक पूरा देखेगा, और जो मैक्सिमम विड्थ का टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से सेल को वाइट कर देगा। यानी कि जो मैक्सिमम टेक्स्ट विड्थ होगी उसके हिसाब से वाइट करने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ये टाइटल है लेट्स से, तो ये टाइटल में आप आए और इनका अलाइनमेंट है बेसिकली बाय डिफॉल्ट। जो एक्सेल में अलाइनमेंट्स है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स आप देख रहे होंगे, नंबर राइट साइड है और जो टेक्स्ट लिखा है वो लेफ्ट साइड रखे हुए हैं। तो टेक्स्ट के लिए लेफ्ट अलाइन होता है डिफॉल्ट, और नंबर्स के लिए राइट अलाइन। तो लेट से ये टेक्स्ट में चाहता हूँ सेंट्रल लाइन हो जाए, तो यहाँ से मैं सेंट्रल लाइन कर सकता हूँ। आप राइट अलाइन चाहते हो तो राइट अलाइन कर सकते हैं। ये रहा लेफ्ट अलाइन, अभी मैंने कर दिया इसे सेंट्रल लाइन। एज वेल एज यू कैन मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, हेडिंग्स ऑब्वियसली बोल्ड होनी चाहिए। इटैलिक करना चाहते हो तो इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, हम चीजें अप्लाई तो कर देते हैं बट हमें हटाना नहीं आता कई बार। तो बहुत बेसिक एथिक वाली बात बता रहा हूँ, जो चीज लगती जहां से है हटती भी वहीं से है, ये लाइन याद रखना हमेशा। कई बार ऐसा होगा कि कोई नया फीचर आएगा, तुम लगा दोगे और फिर कहोगे हटेगा कहाँ से। तो याद रखना, जो चीज लगाई अप्लाई जहां से हो रही है ना, हटेगी भी वहीं से। अगर मुझे इसे अंडरलाइन को हटाना है तो मैं दोबारा यहीं क्लिक करूंगा सिलेक्शन करके, इटैलिक हटाना है तो दोबारा इसी पे क्लिक करूंगा, और बोल्ड हटाना है तो इसी पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस
स्क्रीन पे आप लोग देखें, यहाँ पे फॉन्ट टाइप में लिखा आ रहा है कैलिब्रे और फॉन्ट साइज में लिखा आ रहा है 11। बेसिकली दिस इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ये डिफॉल्ट फॉन्ट है, यानी जो कुछ भी लिखना आप शुरू करते हैं वो कैलिब्रे में लिखा जाता है। आप अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन। कंप्यूटर में ये जो एरो होता है और जो नीचे की तरफ खुलता है उसे ड्रॉप डाउन कहा जाता है। ये ड्रॉप डाउन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यू कैन फाइंड मल्टीपल एंड मेनी टाइप ऑफ फॉन्ट्स हियर। आपके कंप्यूटर सिस्टम में, विंडोज में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे एंड यू कैन ट्राई एनी ऑफ दैम। ठीक है, लेट्स से मेरा फेवरेट फॉन्ट है कॉमिक सेंस, तो मैं कॉमिक सेंस ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जब साइज की बात करते हैं तो ये होता है 11। इफ समवन आस्क यू कि इसकी यूनिट क्या है, 11 क्या, mm, cm, व्हाट, तो ये होता है 11 पॉइंट। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो 11 पॉइंट है, पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो यू कैन गेट डिफरेंट साइजेस। मिनिमम वैल्यू हियर इज 8 एंड द मैक्सिमम इज 72। यानी छोटे से छोटा फॉन्ट कितना हो सकता है? क्या इससे कम कर सकता हूं मैं? मुझे कोई कह दे इसका फॉन्ट साइज 0.5 1.5 होना चाहिए, हो सकता है? कोई कहे मुझे 7.5 चाहिए। ये जो टाइटल दिए हैं, आपके पास प्रोजेक्ट आ रखा है और आपके क्लाइंट ने बोला हुआ कि इसका फॉन्ट साइज 7.5 चाहिए, हो सकता है या नहीं? हो जाता है। ठीक है, ये जहाँ पे 11 लिखा है यहाँ पे लिखिए 7.5, एंटर कर दीजिए, ये रहा 7.5। ठीक है, वहां पे मैन्युअली भी वैल्यू प्लेस हो जाती है। यानी बिल्कुल इस यहाँ पे भले ही मिनिमम 8 आ रहा है, मिनिमम 8 नहीं होता। मिनिमम कितना होगा फिर? 1। ठीक है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, 1 से, हाँ, 0 नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 प्लेस करता हूँ लेट से, तो ये देखो मना कर देता है और ये फिर बताता है कि साइज कितना हो सकता है। ये जो मैसेज आपके सामने स्क्रीन पे आया है, ये कहता है साइज मस्ट बी इन बिटवीन ऑफ 1 to 409। मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 1 और मैक्सिमम होता है 409। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अभी के लिए इसका फॉन्ट साइज कर देता हूं मैं वापस 11। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे केमिस्ट्री पूरा नहीं दिख रहा है तो इसे व्हाइट कर लिया मैंने इस तरह से। इसके अलावा ये फॉन्ट के कलर्स में चेंज करना चाहता हूँ लेट से, तो ये रहा ए और जिसके नीचे कलर बार बना हुआ है, ये फॉन्ट कलर है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड जस्ट नीड टू सेलेक्ट द कलर एप्रोप्रिएट वन। जो भी आपको कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए और ये कलर स्कीम आ जाएगी। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि टेबल में बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए, तो मैं टाइटल में कलर चाहता हूं, तो ये रहा फिल कलर ऑप्शन। इसके ड्रॉप डाउन में जाके जो कलर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है या चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब लेट से ये टेबल टोटल करना है, तो फिर वही आपको पता ही है, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये करा और एंटर कर दिया, तो ये देखिए टोटल आ गया। इसी फॉर्मूले को अगर नीचे तक चाहते हैं आप तो कॉपी कर लीजिए, ड्रैग, तो देखिए नीचे तक टोटल आ गया आपको। अब लेट से ये टेबल प्रिंट कर दिया, तो मैं कंट्रोल पी करता हूं, देखिएगा। तो एक प्रॉब्लम है इसमें, टेबल जैसी लग नहीं रही। स्ट्रक्चर भले ही टेबल जैसा है लेकिन टेबल में रोज और कॉलम होते हैं वो दिख नहीं रहे हमें। बेसिकली ये जो लाइंस आप देख रहे होते हैं यहाँ पे स्क्रीन में, इन्हें कहते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन दिखाई तो देती है बट प्रिंट में नहीं आती। प्रॉब्लम ये है, यानी ये दिखाई तो देंगी आपको लेकिन प्रिंट में नहीं, प्रिंटेबल नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। कर सकता हूं वैसे मैं इन्हें प्रिंट, बट अभी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें अपनी एंटायर टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया है बॉर्डर्स का, इसमें आके ऑल बॉर्डर दे दीजिए। और अब अगर आप प्रिंट करेंगे तो हाँ, इट विल लुक लाइक अ टेबल। तो यहाँ पे इस तरह से हम बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब फिल कलर हो गया, बॉर्डर्स हो गए, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट साइजेस हो गए, फॉन्ट का टाइप हो गया। हुआ क्या कि ये टेबल बना दिया आपने और इसमें 100-200 एंट्रीज कर दी। फिर बॉस आके बोलता है आपसे कि भाई बाकी सब ठीक था लेकिन यहाँ पे अगर कैंडिडेट के रोल नंबर भी होते तो ज्यादा बेटर होता। यानी कि आप रोल नंबर डालने भूल गए। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको रोल नंबर चाहिए। अब वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है। आपके बॉस ने कहा ये सब्जेक्ट से पहले डाल,
सब्जेक्ट से पहले क्या कर दो, रोल नंबर प्लेस कर दो, लेकिन वहां पे कोई ब्लैंक कॉलम तो है नहीं, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंसर्ट अ ब्लैंक कॉलम देयर, हमको एक कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ गाइस और राइट क्लिक करता हूँ, ये रहा इंसर्ट ऑप्शन। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा एक ब्लैंक कॉलम लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाता है, और अब इसमें मैं लिख सकता हूं रोल नंबर, और जो भी यूजर्स के नंबर हैं, लेट्स से मैंने रोल नंबर प्लेस कर दिया। साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसे स्क्रू कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैं रोल नंबर चाहता हूं सेंटर अलाइन रहे, तो यहां से अलाइनमेंट बदल देता हूं। ऐसे ही हुआ क्या कि रवि कुमार से ऊपर एक एंट्री आनी थी, लेकिन आपसे रह गई, तो आपको ऊपर क्या चाहिए, एक इस बार रो चाहिए, यस इस बार रो चाहिए, वहां पे कॉलम थी, ये रो है भाई। तो राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्शन कीजिए और इंसर्ट कीजिए, तो देखिए ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई, और यहाँ पे जो है आपको जो भी एंट्रीज हैं वो लिखी, और क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है तो इसे कॉपी कर लीजिए, तो नीचे टोटल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी रो या कॉलम इंसर्ट करते हैं, कॉलम हमेशा लेफ्ट इंसर्ट होता है और रो हमेशा अबव, इंसर्शन हमेशा यानी कि पहले होगा। भाई कॉलम है तो लेफ्ट साइड और रो है तो अबव, उसी हिसाब से सिलेक्शन कीजिए। अगर मुझे कहा जाता है कि नेम से पहले रोल नंबर चाहिए, तो मैं नेम को सिलेक्ट करता और फिर इंसर्ट करता, इस तरह से। ये है। दूसरा, एक अक्सर दिक्कत होती है, हम लोग 2-3 गलतियां करते हैं बहुत, इसके बारे में बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा कंसर्न है। लेट्स से ये फाइल है जिसमें आप डेली काम करते हो, आपने आज खोली, इसमें कुछ काम किया और यू फाउंड कि कुछ गलती हो गई, गलती नहीं ब्लंडर हो गया। ब्लंडर क्या, एक चीज याद रखना, अगर हम शीट डिलीट कर देते हैं लेट से, तो आपको बता दूं ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ये वापस नहीं आता है। बाकी सब काम जो करते हैं वो अंडू से वापस आ जाता है। अंडू किस स्टेप तक, कितने स्टेप तक हो सकता है, किसी ने नोटिस किया कभी? कंट्रोल जेड कितने स्टेप तक हो सकता है? ये देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप जहां तक आपका जो है सेव नहीं होगा, इवन जो शुरू में आपने काम किया होगा वहां तक हो सकता है, जहां से इनिशिएट किया हो, अगर बीच में कोई इंटरप्शन ना रहा हो। ये देखिए, ये रीडू है, वापस आ गया सब, ठीक है। तो अंडू रीडू कितने स्टेप तक भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई शीट डिलीट की है, इफ यू हैव डन अ डिलीशन ऑफ शीट, तो वो कभी वापस नहीं आती, अंडू से तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा हो गया कि आपके पास कोई शीट है, आप काम कर रहे थे उसमें, और आपसे गलती से क्या हो गई, डिलीट हो गई, लेकिन रियलाइजेशन हो गया, तो उस केस में ये कीजिए कि बिना सेव करे हुए उस फाइल को क्लोज कर दीजिए। सिंपल रास्ता ये बचता है। लेकिन अगर बीच में उसके बाद डिलीशन के बाद तुमने कंट्रोल एस कर दिया होगा, तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है काम करते समय, इसलिए शीट डिलीशन हमेशा सोच समझ के करें भाई। शीट कभी भी ऐसे डिलीट नहीं करोगे, पहले फुल्ली खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए कि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली, तभी हटाइएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अंडू रीडू हमारे पास है चीजों को ठीक करने के लिए, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे टोटल आ गया। अब क्या हुआ कि मेरे मैनेजर ने कहा ठीक है, बट टेबल में कुछ दिक्कत लग रही है, अगर ये यहाँ पे पता नहीं लग रहा, टाइटल सारे एक जैसे लग रहे हैं, इनके ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए था, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैं यहाँ पे गया और मैंने एक इंसर्ट किया रो, और यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसे भी ऑल बॉर्डर दे दिए यहाँ से, ये आ गए। अब ठीक लग रहा है टेबल, क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली सब्जेक्ट कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे केवल फिजिक्स के लिए लिखा गया हो, लेकिन हमें पता है कि हिंदी से लेके मैथमेटिक्स तक सब्जेक्ट्स है। तो आप क्या कीजिए, इतनी रोज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक कीजिए, इट विल गेट मर्ज, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स में आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो ऐसी ही जैसे कि यहाँ पे की हुई है, तो आप कर्सर यहाँ पे रखिए नीचे किसी भी एक सेल में, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, ये रहा फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे उठा के ड्रॉप कर दीजिए, यू विल गेट द सेम फॉर्मेटिंग, ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे फॉर्मेटिंग में मर्ज नहीं हो रखा था, तो
यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना एक बार बना के देखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना बनाए सभी लोग, फिर आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पे पावर बीआई किस किस का होता है? ओह वेरी गुड। और सीक्वल कब होगा? वैकेंसी है स्केलेबिलिटी में, पावर बीआई डेवलपर, लोकलाइट पर्सन चाहिए, देहरादून का ही हो। स्केलेबिलिटी गूगल कर ले, यहीं की कंपनी है स्केलेबिलिटी इंजन। इसी में जैसे हमारे नेम है, हमने उसको डबल क्लिक किया था तो वो अपने टाइप के अकॉर्डिंग हो गया था। हाँ हाँ। वो तो मल्टीपल कॉलम्स में सेम चीज। नहीं, तब या तो सिंगल सिंगल सबको डबल क्लिक करो या फिर एक साथ विद बढ़ाओ, पर वो तब भी बार बार करना ही पड़ेगा क्योंकि एक साथ सबकी बराबर तो हो नहीं सकती है ना, तो वो अलग अलग ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। हाँ, कब से का पता नहीं, अब हमारे पास आ रही है तो हमारे रेफरेंस से जाओगे। बस सीक्वल चाहिए, नहीं वहां जाना होगा। हाँ, सीक्वल भी चाहिए, पावर बीआई एंड सीक्वल। कोई नहीं, कुछ टाइम में हो जाए।
देखो जॉब तो मिल ही जाती है, वैकेंसी आती रहती है, मेन चीज है स्किल। केवल करना नहीं है, अच्छे से करना है। बात ये है, आप लोग अभी नए हैं, है ना? तो हम तो चाहते हैं भी सबकी जॉब लगे, और कोशिश भी यही रहती है हमारी। बट पॉइंट ये है कि अच्छे से अगर आप करें, ठीक है ना, जितना हम करा रहे हैं अगर तुम उतना भी ढंग से कर लेते हो ना, यू विल गेट अ जॉब इजीली। ये बात याद रखना। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है कि तुम्हें अलग से जाके पढ़ाई करनी है या कुछ एक्स्ट्रा, वो बात की बात है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एटलीस्ट जितना कराया जा रहा है, अगर आप वो ढंग से कर लेते हो, तो आपको जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत काम करें कम्युनिकेशन स्किल पे भाई, ठीक है ना? कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों को बहुत एडवांटेज मिलता है कि कम्युनिकेशन स्किल अगर बेटर हो, तो थोड़ा नॉलेज कम भी हो ना, चल जाता है काम, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी, बताएँ। सर जैसे आपने बोला था कि इसमें साइन इन नहीं करना है एक्सेल में, हाँ जी, हाँ तो जी, मैंने दिव्या। किया हुआ था पहले। सर मैंने पहले किया आपका हुआ था जेन्युइन साइन। होगा। हाँ, हाँ, आपका नहीं जेन्युइन होगा। लैपटॉप के साथ मिला था क्या? नहीं सर, आपसे ही लिंक लिया था मैंने। अच्छा, मैंने ही दिया था। हाँ जी। दिव्या, वैसे साइन इन नहीं करना था, पर ठीक है, एक्टिवेटेड दिखा रहा है वो, या सर नहीं, नॉन एक्टिवेटेड दिखा रहा है, बट मैंने अभी नॉट एक्टिव? आपके बोलने के बाद आपके बोलने के बाद हाँ, हाँ। मैंने साइन आउट कर दिया उसको। हाँ, उसको साइन लेकिन आउट ही रखना दिव्या। अब एक्सेल सीट ओपन ओपन ही नहीं हो रहा है सर। ओपन नहीं हो रहा है। हाँ जी। दिव्या, स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी? यस सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर। अनलाइसेंस, ठीक है। इसे अनलाइसेंस, ठीक क्लोज है। करना है, इसे एक्सेल को क्लोज बंद करना करना है, है। एक्सेल को बंद करना। इको क्यों हो रही है मेरी आवाज? इको क्यों हो रही है मेरी आवाज? जो डाउनलोड किया होगा ना जो जहाँ पे, डाउनलोड किया होगा ना जहाँ पे, इसे ओपन करो। इसे ओपन करो। नहीं, ये नहीं, इसे नहीं, नहीं, इसे ये नहीं, नहीं, इसे नहीं, कैंसिल इसे करो। नहीं, कैंसिल करो। वही फोल्डर खोलना दिव्या। वही फोल्डर खोलना दिव्या। इसे क्लोज करो। इसे क्लोज करो। रिमोट के ऑप्शन पे जा रिमोट रहा के है। ऑप्शन पे नहीं आ रहा है। डाउनलोड्स पे जाइए। डाउनलोड्स पे जाइए। अब ये RAR फाइल जो ये है ये ओपन RAR करनी है, फाइल बट जो है ये RAR ओपन है करनी है, नहीं बट आपके पास। RAR है नहीं आप। विनजिप नहीं है आपके पास। विनजिप नहीं है आपके पास, देखिए। पहले विनजिप डाउनलोड पहले करो विनजिप दिव्या। डाउनलोड करो दिव्या।
दिव्या एक चैट में फाइल भेजी है मैंने, उसे डाउनलोड कीजिए तो। चैट में एक फाइल भेजी है आपको। इसके अलावा इस टेबल में कुछ और वियर्ड दिख रहा है? कुछ और कर सकते हो? वो तो कैलकुलेशन पार्ट हो गया, अभी तो खाली प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। हाँ नेम देखो जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली मर्ज होता है तो वर्टिकली भी हो जाता है, ठीक है। ये खाली बहुत ही बेकार लग रहा है, इसको ऐसे में मर्ज कीजिए। ये अब ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, मर्ज करने से ये हो रहा है जैसे कि न्यूटन लॉ फॉलो कर रहा हो, ये नीचे ड्रॉप्ड दिख रहा है, जबकि इसको सेल के बीचों बीच होना चाहिए, कहने का मतलब है ना। तो मर्ज करने के बाद वो नीचे चला गया है, तो यहाँ पे सब अलाइनमेंट दिए हुए हैं, ये है मिडिल अलाइन, जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब देखिए बीचों बीच हो गया, अब ज्यादा बेटर लग रहा है। थिक बॉर्डर, हाँ थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ से, आउटसाइड होते हैं लेकिन थिक केवल, ठीक है, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि कैंडिडेट्स की परसेंटेज भी निकले, तो यहाँ पे एक परसेंटेज निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला परसेंटेज का? मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, तो ये परसेंटेज आ गया। सेम फॉर्मेटिंग बगल में चाहिए तो ये रखा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉप किया, सेम फॉर्मेटिंग आ गई।
all borders. गाइज इस टेबल को कर देते हैं सेव। इस वर्क को सेव करना है तो कंट्रोल एस कर देते हैं और लाइव क्लासेस में इसका नाम दे देता हूं मैं बैच 10 AM। क्योंकि मैंने इसे दूसरे नाम से सेव कर दिया है तो टाइटल चेंज हो गया अभी। ठीक है। तो गाइज आज के लिए हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है। सो आई होप डिस्कशन प्रोडक्टिव रहा होगा, समझ में आया होगा। इससे आगे करेंगे हम कल सेम इसी टेबल पे। इससे यहाँ तक आप करिएगा, एक बार रीटेक कीजिएगा लेक्चर को। कोई डाउट होगा तो कल लेके आइएगा। इससे आगे हम लोग करेंगे कल। ठीक है। टाइम इज अप। ओके। और क्या नाम है, दिव्या इसे इंस्टॉल करना, वो जो मैंने आपको फाइल भेजा है ना, Yes, sir. जो अभी मैंने आपको दूसरा फाइल भेजा है, बेसिकली उसके लिए WinRAR आप डाउनलोड करो। उसके अंदर आपको वो फाइल मिलेगा, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो आपका विंडोज भी एक्टिवेट हो जाएगा और MS ऑफिस भी। ठीक है ना। सर अभी भी उसके इसमें अंदर हाँ फाइल एक में वायरस डिटेक्ट हो रहा है, ये कैसे सॉर्ट आउट क्या कह होगा? रहे हो सर वायरस भाई? बाय। ओके This meeting is being recorded. ओके भाई बाय। ओके भाई। सर हमको भी भेज देते मेल पे। मैं भेज दूंगा। मेल आईडी बता दो अपनी। चाहिए NSHU रुक जाओ एक मिनट। हाँ। HI NSHU हाँ TIWARI TIWA RI IBS IBS @gmail. ठीक है सर। मेरे मेल आईडी बताओ। विवेक VIVEK VIVAK dot डॉट Revanta REVAN VAN TA TA 433 433 @gmail.com. ठीक है डन। Thank you. ओके भाई। हाँ जी लैपटॉप के रिगार्डिंग पूछना था हाँ, कि ये तो बताओ। प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, अगर मैं नया लूँ तो कौन सा? सी विंडोज बेस्ड होना चाहिए। कम से कम i5 लो, दैट विल वर्क। हाँ जी तो मतलब लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में ठीक है। i5 11 जनरेशन चल रहा है सब है ना, 11th या 12th जनरेशन मिलेगा, दैट इज सेफ सफिशिएंट।
कंपनी किसी का भी लो, आसूस ले सकते हैं, ये मेरा आसूस का है। एसर, एसर में प्रॉब्लम है, एसर मत लेना। आसूस ठीक है, डेल, एचपी, कोई भी इनमें से कोई भी। ओके ओके ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। दिव्या अगर नहीं होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। ओके बाय।